नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार अब ट्रेड कर रहे हैं। 38 अंक नीचे निफ्टी 8770 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी ये कुछ मेजर ड्रैगर्स है जो कि बाजार को नीचे ला रहे हैं। और यूरोपियन मार्केट्स की भी जो शुरुआत हुई उन्होंने भी बाजार को सपोर्ट नहीं किया और अभी भी यूरोपियन मार्केट्स एक मिक्स्ड जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब तक का एक्शन क्या रहा, किन सेक्टर्स पर उसे परफॉर्मेंस आया, कौन से सेक्टर्स लगा रहे हैं, पूरा एक्शन जान लेते हैं रजत से बाजार अब तक में। बताइए रजत। जी बिल्कुल, काफी मिले-जुले इंटरनेशनल संकेत है और सबसे बड़ा संकेत तो फेड पॉलिसी बैठक और साथ साथ बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक से ही निकलेगा। उससे पहले कॉशियस हैं ट्रेडर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग बिक वाले नहीं है आज के सत्र में, लेकिन फिर भी पूरा ही दिन 8800 के नीचे कामकाज होता हुआ नजर आ और दिन के निचले स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। लेकिन जो सेक्टर्स आज बज कर रहे हैं उसमें दो सेक्टर्स केमिकल और साथ साथ फार्मा, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स दमदार रिटर्न्स दिए। आज गिरते बाजार में भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन दोनों क्षेत्रों की होती नजर आई। एक स्टॉक कैस्ट्रॉल जो फोकस में इसलिए आया क्योंकि प्रमोटर ने हिस्सा बेचा 8.6%, उसके बाद स्टॉक में दौड़ लगा दी। 8-10% के आसपास तेजी इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक पे देखने को मिली। जो गिरने वाले सेक्टर्स है उसमें रियल्टी प्रोमिनेंटली यहां पर बिकवाली होती हुई नजर आई। बैंकिंग, ऑटो, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर आज ट्रेडर्स ने बायस नेगेटिव रखा। और आईसीसी प्रूडेंशियल का आईपीओ अब तक 27 से 30% सब्सक्रिप्शन फिगर्स ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो ठीक रिस्पॉन्स इस गिरते बाजार में भी आईसीसी प्रूडेंशियल के आईपीओ जी, अब तक ऑलमोस्ट 30% जो है वो भरा है आईसीसी प्रूडेंशियल का आईपीओ। लेकिन ये वो शेयर्स जिन पर हम बातचीत करेंगे। 9% ऑलमोस्ट 9% इक्विटी का सौदा हुआ आज ब्लॉक डील के जरिए कैस्ट्रॉल में। स्टॉक आप देखें 9% का सर्ज लेकर ट्रेड करा है। गिरावट है जुबिलेंट फूड्स में, अभी भी 6.5% की कमजोरी दिख रही है। लेकिन क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर आपको दूर रहना है, ये हम आपको बताएंगे। बात करेंगे फार्मा स्टॉक्स पर। कैडिला, स्ट्राइड, साशुन, वॉकहार्ट, बायोकॉन, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव है। वॉकहार्ट भी करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। पीवीआर 4.5% की गेंस लेकर। और देखिए केमिकल स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं और चेम्फे बेल्कली स्टॉक्स आज भी 17% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही एक्शन है आज सिलेक्टिव शुगर स्टॉक्स में। धरानी शुगर 14% ऊपर है। फार्मा से विवमेड लैब में करीब 6.5% की बढ़त देखी जा रही है। गुजरात, अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए जिग्नेश शाह से सीबीआई की पूछताछ हुई है और जिग्नेश शाह से सीबीआई ने उन्हें अपने कस्टडी में लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी। इनफैक्ट हमने सुबह आपको बताई थी कि छापेमारी सीबीआई ने सुबह की थी। एमसीएक्स एसएक्स मामले में जो लाइसेंस मिला था उसके पूरे संदर्भ में ये पूरी जांच हो रही थी। सीबीआई ने कल जो पूछताछ की थी सुबह, इनफैक्ट जो हमने खबर आपको बताई थी, वो जिग्नेश शाह के घर छापेमारी हुई थी, जोसेफ मेसी के घर छापेमारी हुई थी। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस पर हुई है वो ये हुई है कि जिग्नेश शाह से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इनफैक्ट इस पर और डिटेल्स लेंगे कुछ ही देर में, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। सुबह छापेमारी की खबर और अब पूछताछ। अगर पूछताछ हो रही है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिग्नेश शाह जो है वो सीबीआई की कस्टडी में भी हो सकते हैं इस पूछताछ के वजह से। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सुबह से दबाव में रहा इस खबर की वजह से और अभी भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन डेवलपमेंट्स क्या हुई ये जान लेते हैं। अनुराग शाह हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अनुराग, सुबह छापेमारी की खबर आई थी और अब जो खबर है वो ये कि जिग्नेश शाह से सीबीआई पूछताछ कर रही है। क्या ये पूछताछ अभी भी जारी है? क्या सीबीआई ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है? एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी? अनुराग से बातचीत नहीं हो पा रही। इनफैक्ट एक बार फिर से आपको खबर बता दें कि जिग्नेश शाह के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। जोसेफ मेसी के घर छापेमारी हुई थी। दरअसल एमसीएक्स एमएसईआई के दफ्तर पर भी ये छापेमारी हुई थी। पूरी जानकारी आपको दे तो उसके मुताबिक 9 जगहों पर ये छापेमारी हुई थी और एमसीएक्स एसएक्स के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 2012 में एमसीएक्स एसएक्स को स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला था और 2014 में सीबीआई ने ये केस दर्ज किया था और इसी मामले से जुड़ी हुई ये सुबह छापेमारी हुई थी। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिग्नेश शाह से सीबीआई पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें अपने साथ ले गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी पूछताछ के लिहाज से ही जिग्नेश शाह जो हैं वो सीबीआई की कस्टडी में हैं। छापे मारे गए थे सुबह और अब सीबीआई उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। एमसीएक्स एसएक्स के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुबह हमने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी थी और स्टॉक अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो तभी से ये शेयर लगातार दबाव में रहा भी है और अभी भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। सीबीआई ने सुबह छापेमारी की थी जिग्नेश शाह, जोसेफ मेसी के घर पर और अब इनफैक्ट ये देखिए आप ये जो लेटेस्ट पिक्चर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जब सीबीआई जिग्नेश शाह को अपने साथ ले गई पूछताछ कराने के लिए। ये वो विजुअल्स अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
पूछताछ के लिए सीबीआई जिग्नेश शाह को अपने साथ ले गई है। ये देख पा रहे हैं, ये कुछ विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर, ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं। सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले गई है। एमसीएक्स एसेक्स के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कई जगह पर छापेमारी हुई भी, 9 जगहों पर इनफैक्ट छापेमारी की है सीबीआई ने, जिसमें जिग्नेश शाह का घर शामिल है, जोसेफ मसी का घर शामिल है। इतना ही नहीं, एमसीएक्स और एमएसईआई के दफ्तर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। चलिए, तो जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस पे आपको और अपडेट देते रहेंगे, लेकिन एमसीएक्स का पहले कहना है कि सेबी से स्टॉक एक्सचेंज की जो मंजूरी मिली उससे जुड़े दस्तावेज हैं उसके बारे में सीबीआई पूछताछ कर रही है। और अब लेटेस्ट जो खबर ये है कि जिग्नेश शाह को अपने साथ ले गई है पूछताछ के सिलसिले में। एमसीएक्स फिलहाल 3.5% के आसपास की तेजी में है, लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 2.5% के आसपास की गिरावट है। विजुअल्स आप सीधा जी बिजनेस पे देख पा रहे हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जिग्नेश शाह को अपने साथ ले गई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, जिग्नेश शाह दिख भी रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और सीबीआई ऑफिशियल्स बाद में बैठते हुए। उनको ले जाया जा रहा है इस पूरे ही मामले से जुड़ी हुई पूछताछ के लिए। सुबह छापेमारी हुई थी और अब इनफैक्ट कहा जा सकता है कि सीबीआई जो है वो अब तेजी से इस पूरी ही इंटेरोगेशन को आगे बढ़ा रहा है। सुबह 9 जगहों पर छापेमारी और अब पूछताछ के लिए जिग्नेश शाह को ले जाया गया है। अब आउटकम्स देखने होंगे क्या निकल कर आएंगे, इस पूछताछ में क्या कुछ डिटेल्स सामने आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। लेकिन अब 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनफैक्ट 3 मेहमान मौजूद हैं। निताशा शंकर हैं, आनंद टंडन है हमारे साथ, और साथ ही चंदन तापड़िया हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। मिस्टर टंडन, पहला कमेंट आपका लेना चाहेंगे। अगर मार्केट्स को देखें तो बीते 3-4 दिनों में हमने एक छोटे से ब्लिप के बाद एक अच्छी रिकवरी देखी। आज थोड़ा सा वापस एक प्रेशर दिख रहा है। एक बड़ा इवेंट है जिसके आउटकम थर्सडे को निकल कर आएंगे। क्या उससे ठीक पहले थोड़ी सी नर्वसनेस जो है, आप इसे कैसा देख रहे हैं, और यहाँ से फर्दर ट्रैजेक्टरी क्या रह सकती है मार्केट्स की? मुझे नहीं लगता कि नर्वसनेस जो आप देख रहे हैं वो इवेंट के कारण है। इवेंट से अगर नर्वस होता कोई तो अभी तक मार्केट काफ़ी गिर चुका होता। इस वक्त मैं सोचता हूँ कि मार्केट में कोई ख़ास डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसके कारण बाजार जो है एक दायरे में चल रहा है, और ये दायरा शायद बरकरार रहेगा जब तक कोई बाहर का ट्रिगर नहीं आता, या तो कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो जाए या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई और बदलाव ना आ जाए। तब तक अभी तक कोई ट्रिगर नज़र नहीं आता जिससे ये दायरा टूट सकता है ऊपर या नीचे। राइट, निताशा, क्या आप भी यही समझते हैं कि एक डायरेक्शनलेस मार्केट देखने को मिलेगी, या फिर फेड पॉलिसी और बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी बैठक है उसके बाद कुछ क्लियर कट आउटकम निकल के आएगा? या तो बहुत तेजी से इंडियन मार्केट्स गिर सकते हैं, या फिर अगर पॉजिटिव आउटकम हुआ तो एशियन मार्केट्स के साथ हमारे मार्केट्स ग्रो करेंगे। आपका क्या टेक है अभी? देखिए, अगर पॉजिटिव आउटकम होता है तो हमारे मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक ऑफ जापान जो है उन्होंने अपना जो लिक्विडिटी ईजिंग प्रोग्राम है उसको कट बैक किया, या यूएस फेड में ने कोई इंडिकेशन दिया कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो सितंबर में हो सकता है, तो उसकी वजह से एक नीजर्क रिएक्शन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इंडियन मार्केट्स का वो ऊपर के ही डायरेक्शन में है। तो ये एक मोमेंट्री नीजर्क रिएक्शन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो फंड फ्लोज जो है वो वापस इंडियन मार्केट्स में आएंगे एंड द मार्केट शुड रिज्यूम देयर अप ट्रेंड। जी चंदन, गुड आफ्टरनून। अभी इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है? 8770 पर निफ्टी है, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को मौजूदा लेवल्स पर? जी देखिए, बाजार में एक रिसेंट मूव के बाद में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। 8850 के लेवल को बाजार डिसाइसिवली पार नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से 3-4 दिनों से एक रेंज बाउंड मूव हो रहा है। मेरा मानना है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ये रेंज बाउंड मूव बरकरार रहेगा। नीचे में 86, 88, 8720 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, वहीं 8850 एक मेजर हर्डल का काम करेगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। जब तक बाजार 8700, 86, 88 के लेवल नहीं तोड़ता, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति करे। बट कन्विक्शन और द फ्रेश लेग ऑफ रैली तभी आएगी जब बाजार 8850 के ऊपर निकलेगा। आनंद साहब, 2 जो सेक्टर्स हैं जो आज की मार्केट्स में बस कर रहे हैं, इनफैक्ट आज की मार्केट्स में नहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो है केमिकल स्टॉक्स और साथ साथ फार्मा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं वो, और खासतौर से छोटी मझौली फार्मा कंपनियां। क्या लगता है क्या ये जो सेक्टर्स हैं आने वाले समय के लिए आउट परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? फार्मा देखिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर चुका है, और अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन देखें तो वो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के कारण फार्मा जो है अभी उतना नहीं चला जितना बाकी क्षेत्र में बढ़त आई है। तो इसके मेरे हिसाब से फार्मा में डेफिनेटली यहाँ से ग्रोथ आ सकती है।
इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई सारी जो कंपनियां थी जिनके ऊपर एफडीए का प्रॉब्लम उभर के आ गया था, वो कुछ हद तक अब कब होता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे क्लियरेंसेज आना शुरू हो गए हैं। तो इसके कारण हर कंपनी में थोड़ा सा अलग कारण होगा ऊपर जाने का, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से बेहतर लग रहे हैं बाज़ार के कंपैरिजन में, और ग्रोथ जो है थोड़ी बाज़ार से बेटर लग रही है। ज़्यादातर कंपनियां जो हैं 18 से 20% की बढ़त दिखा सकती हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी, और वैल्यूएशन भी उसी के आसपास है। तो ये क्षेत्र जो है डेफिनेटली इन्वेस्टेबल है इस वक्त भी। सेम चीज़ मैं कहूँगा केमिकल्स क्षेत्र में भी, स्पेशली जहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ से भी थोड़ी सी बढ़त आ सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि केमिकल्स में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा डेंजरस रहता है, क्योंकि वहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस का खेल ज़्यादा है, और चाइना क्या करता है उसके हिसाब से भी काफ़ी एक्सपोर्ट निर्भर करेगा, जबकि फार्मा में ये उतना प्रॉब्लम नहीं है। जी, इनफैक्ट फार्मा का जिक्र हुआ है तो फार्मा स्टॉक्स का बिहेवियर देखिए, ज़्यादातर फार्मा शेयर्स एक्चुअल में डिफेंसिव्स का रोल प्ले कर रहे हैं। वॉकहार्ट फार्मा, बायोकॉन, कैडिला हेल्थ केयर, स्ट्राइड, साशुन। छोटी कैटेगरी में आएंगे तो एसएमएस फार्मा, विवमेड लैब्स, यहाँ पर एक अच्छा रुझान आज के सेशन में बना हुआ है। कोई ट्रेड आप कैरी कर रहे हैं चंदन नेक्स्ट सेशन के लिए, या फिर फार्मा से ही कोई स्टॉक जो आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से रेकमेंड किया हो आपने अपने क्लाइंट्स को? में बायोकॉन और फार्मा दोनों काउंटर पे यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बन के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बायोकॉन की बात करूँ तो यहाँ पे एक नए ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन काउंटर बन रहा है, और इमीडिएट जो हर्डल था 945 उसको पार करके आज होल्ड कर रहा है। लॉन्ग्स के यहाँ पे बिल्टअप है, तो लगभग यहाँ पे पोजिशनल 1000 रुपए तक के टारगेट आते हैं, इमीडिएट बेसिस पे 975 के टारगेट आते हैं, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 930 का स्टॉप लॉस। वहीं दूसरा फार्मा काउंटर ओरो फार्मा है, वो एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। इसका जो 6 महीने का हर्डल है 825, उसको ये निकालने के लिए तैयार हो रहा है, और उसके ऊपर 888 तक के मूवमेंट आने चाहिए। तो बायो डिक्लाइन की रणनीति रहेगी, 785 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दोनों काउंटर बायोकॉन और फार्मा इस फार्मा स्पेस में अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा यदि कोई मिड कैप फार्मा देखना चाहे तो डिस्मेन फार्मा में मोमेंटम बरकरार रह सकता है। लेकिन एक बार फटाफट से टिक बाय टिक यस बैंक का देख लेते हैं, क्योंकि आज निफ्टी का जो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक साबित हो रहा है वो है यस बैंक। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली के बाद एकदम से अब निचले स्तर से कुछ कवरिंग है, और लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में निचले स्तर से खरीदारी लौट रही है, जो इसको 1200 के लेवल के ऊपर ले आई है। आनंद जी, यस बैंक प्रोमिनेंटली आपको कैसा लग रहा है इस समय वैल्यूएशंस के हिसाब से? और दूसरा, अगर बैंकिंग सेक्टर पे कहीं खरीदारी करनी हो तो कौन से स्टॉक के साथ जाएंगे आप? वैल्यूएशन का कंफर्ट तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में बिल्कुल नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन के ऊपर तवज्जो देते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक ही देखना पड़ेगा, वो भी शायद उसमें कुछ ही कंपनियां हैं। स्पेसिफिकली आई थिंक एसबीआई शायद निवेश करने लायक है, लेकिन उसमें ग्रोथ उतना थोड़ा कम आएगा बनस्बत जो छोटे बैंक हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक खोज रहे हैं तो उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट ना देखें। इस वक्त जो है सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं मानता हूँ एचडीएफसी अभी भी ठीक ही है। जी, इंडेक्स लूजर्स को देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो आज दोनों ही ये शेयर्स कमजोर हैं। 2 से 3% की वीकनेस स्टॉक में देखे जा रही है। अदानी पोर्ट्स 0.25% नीचे है। टेलीकॉम स्पेस से भारती एयरटेल, टाटा पावर, यहाँ भी वीकनेस आज के सेशन में देखी जा रही है। वीक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है तो एक बार जुबिलेंट फूड्स को देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा कमजोर स्टॉक है आज के सेशन में, ये 6.5% की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। 941 का लेवल है। इनफैक्ट नताशा, अब क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूड्स में? अपने इंट्राडे लो से तो ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, 6 महीना पहले सीएफओ का रेजिग्नेशन आया, अब सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, और जब इस तरह से बदलाव होते हैं टॉप मैनेजमेंट लेवल पर तो डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स होते हैं अगले कुछ महीने के लिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि 1800 का शेयर अब 900 में मिल रहा है, खरीदना चाहिए या फिर नहीं? देखिए 1800 लेवल पे जो शेयर था वो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड था, उसके वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत एक्सपेंसिव था। तो अगर अभी जुबिलेंट फूड को देखा जाए तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। एक तो जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से एक अनसर्टिनिटी है जो कि इन्वेस्टर्स को दिख रही है, जिसकी वजह से इस तरह का फॉल आया है स्टॉक प्राइस में। उसके अलावा जो उनका कोर बिजनेस है उसमें भी सिक्वेंशली जो ग्रोथ है दैट हैज़ कम अंडर प्रेशर। तो ऐसे कंडीशंस में बेटर यही रहता है कि जब तक ये थोड़ा सा सर्टेनिटी नहीं दिखे टॉप मैनेजमेंट में और आगे के जो प्लान्स हैं उसमें क्लैरिटी नहीं आए, तब तक इस स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए, आज टेलीकॉम सेक्टर से एक बजिंग खबर निकल के आई, उस पर मैं आपको अपडेट दे दूं, और वो रिलायंस जियो के संदर्भ में है। ट्राई ने रिलायंस जियो की टैरिफ जांच शुरू की है। ट्राई ऑर्डर के मुताबिक मुफ्त वॉइस कॉल्स संभव नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वॉइस कॉल्स की जो न्यूनतम लागत है वो 14 पैसे प्रति मिनट है।
आईओसी इनफैक्ट 14 पैसे प्रति मिनट जो है वो आईओसी चार्ज है, यानी कि इस चार्ज से कम तो वॉइस कॉल्स कीमत हो नहीं सकती और रिलायंस जियो फ्री वॉइस कॉल्स देने का दावा कर रही है। ऐसा कैसे? अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ट्राई के जो ऑर्डर्स है उसका उल्लंघन होगा। इस पूरे ही सेक्टर को आप कैसे देखते हैं आनंद जी? इनफैक्ट जो रिलायंस जियो की जो पॉलिसी है जिसके खिलाफ अब ट्राई हो सकता है कि उनको नोटिस जारी कर दे। हाल रिलायंस जियो में ये भी बता दो कि उनका कहना है कि जब भी नोटिस आएगा तो उसके बाद उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरा ही टेलीकॉम स्पेस को रिलायंस जियो की एंट्री के बाद इन सब कंपनीज को कैसे देखते हैं? जहाँ तक टेलीकॉम का सवाल है, अभी तक जो है कंज्यूमर के लिए बढ़िया क्षेत्र है, इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट शेयर बराबर नहीं हो जाता, आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने 1,30,000 करोड़ पैसे डाले हैं क्षेत्र में तो वो खाली 2% या 5% का मार्केट शेयर लेके नहीं चुपचाप बैठेगा। तो अगर यहाँ पे TRAI को चेंज भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई अलग प्लान आएगा, अपना जो सब्सक्राइबर बेस है उसकी बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस लड़ाई में रेवेन्यू डेफिनेटली घटने वाले हैं और इसके ऊपर कारण प्रेशर बना रहेगा इनकम्बेंट्स के ऊपर भी। तो मैं नहीं मानता कि इस वक्त अगर किसी को निवेश करना है तो टेलीकॉम कोई बहुत अच्छा क्षेत्र है पैसे डालने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी दिन तक चल सकती है। अगर आपको टेलीकॉम में डालना ही है तो भारतीय इंफ्राटेल जैसी जो टेलीकॉम सपोर्ट सर्विसेज हैं उसमें डालना मेरे हिसाब से ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम डायरेक्ट कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि वहाँ पर भी कंसोलिडेशन के कारण रेवेन्यू ग्रोथ में दबाव आने की कोई संभावना नज़र आ रही है। जी चंदन, कैस्ट्रॉल पर आपका व्यू क्या है? हालांकि आज जो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, बीपी ने ऑलमोस्ट 8.5% स्टेक जो है वो ऑफलोड किया है थ्रू ब्लॉक डील्स, लेकिन स्टॉक पर एक रिएक्शन है और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर है 9%। अभी मौजूदा स्तरों पर यानी 462 के लेवल पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कैस्ट्रॉल पर? जी देखिए, स्टॉक में काफी वोलेटाइल मूव पिछले 5-6 सप्ताह में देखने को मिल रहा है। कल ये स्टॉक जब गिरा था तो 50% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए थे, आज रिकवरी में 45% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो लॉन्ग शॉर्ट्स दोनों यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जिस हिसाब से नीचे के लेवल से प्राइस होल्ड करके और 445 का जो हर्डल है उसको पार किया है, यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। 445 का स्टॉप लॉस लगाई और ऊपर मेरा मानना है कि जो इमीडिएट हाई है 480 वो वापस टेस्ट होने चाहिए, बट एक ध्यान रखें काउंटर वोलेटाइल स्विंग कंटिन्यू रख सकता है। नताशा, आपके रडार पर कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बाजार पे किसी भी गिरावट में इस समय निवेश करने का सही मौका है? ये जितने भी स्टॉक्स कंजम्पशन रिलेटेड हैं उनमें जो भी डिप्स आते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए। पर्टिकुलरली मिड कैप FMCG हो गया, ऑटो स्टॉक्स हो गया, उसमें ऑटो में स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स या टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हो गए। टेक्सटाइल स्टॉक्स में होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि प्लाईवुड, सेरेमिक टाइल्स, ये सारे ही स्टॉक्स हम लोग के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस हैं, गिवन अ रिवाइवल इन द रूरल इकोनॉमी एज वेल एज जो 7th पे कमीशन का पे आउट है उसका बेनिफिट, उसको देखते हुए ये सारे ही सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन लेवल्स पे। जी, इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, डेल्टा कॉप देखिए एक सडन स्पाइक स्टॉक में आया है और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 0.25% गेंस लेकर। बीते कुछ मंथ्स में एक स्टार परफॉर्मर ये शेयर रहा भी, 163 के लेवल्स पर अभी ट्रेड करते हुए। एस्कॉर्ट्स में बाइंग एक्सटेंड हुई है 6.5 से 0.7% के गेंस के साथ, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 371 के लेवल्स पर अभी एस्कॉर्ट्स का शेयर कामकाज कर रहा है। साथ ही आज के सेशन के ही कुछ और स्टॉक मूवर्स को देखें तो केमिकल स्टॉक्स की भी रजत ने बातचीत की भी थी, चैम्फे बेल्कलीज, बोडल केमिकल, ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म करे। कोल्टे पाटिल देख लीजिए, पूरे रियल्टी में आज बिकवाली है, लेकिन कोल्टे पाटिल ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड 7% के बढ़त लेकर 129 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। और अगर रियल्टी के दूसरे स्पेस के दूसरे स्टॉक्स को देखेंगे तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DLF, ये सभी शेयर्स दिन के निचले स्तरों पर, HDI, ये सभी डेलो पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैंने एस्कॉर्ट्स का जिक्र किया था मिस्टर टंडन, तो मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। ऑटो सेक्टर में एक अच्छा रनअप हमने टू व्हीलर, रूरल इकोनॉमी से लिंक जो कंपनी है वो, या फिर 4 व्हीलर्स यानी मारुति, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप देखा है। और बीते एक महीने में जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई है, सबका कहना यही है कि ये स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते रहेंगे, उसके बावजूद भी ये खरीदे जाएंगे, इन्वेस्टर्स इनको देखेंगे। आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए इन शेयर्स में भी? देखिए, ट्रैक्टर्स ही एक क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी शायद कुछ हद तक बढ़त आ सकती है। बाकी में आपने ऑलरेडी देखा, या तो कंपटीशन के कारण या वॉल्यूम डिग्रोथ के कारण जो वैल्यूएशन आप देख रहे हैं इस वक्त, वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर गुड न्यूज़ ऑलरेडी इसमें प्राइस्ड है। यहाँ से मारुति जैसी कंपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है,
अशोक लेलैंड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, उसको मर्जर करके। टाटा मोटर शायद अभी भी यहाँ से कुछ चल सकता है। अगर टू व्हीलर देखें, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम ग्रोथ हो नहीं रहा है। आप ऑलरेडी जो आपको संकेत आ रहे हैं वो ये हैं कि चैनल में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है और शायद आपको सीज़न में भी, फेस्टिव सीज़न में भी शायद उतनी बढ़त नज़र नहीं आएगी एक्चुअल सेल्स में। तो खाली एक ट्रैक्टर क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो जिस तरह से दाम बढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट इज़ बिहाइंड अस। यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आ सकता है, तो यहाँ पे फिर भी आप ट्रैक्टर वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, बाकी सब में पैसा निकाल लेना चाहिए। ऑटो में स्पेसिफिकली मारुति सुजुकी की कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक फैसला होगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर स्टॉक पे देखने को मिलेगा। लेकिन नताशा, आप क्या व्यू रखते हैं मारुति सुजुकी पे? जो मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक का आउटकम की, और अगर नेगेटिव इंटरेस्ट सिनेरियो और कैरी करता है, बैंक ऑफ जापान स्टिमुलस देता है अर्थव्यवस्था को, तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी पे बेट ऑब्वियसली लगती हुई नजर आएगी। आपका व्यू मारुति सुजुकी और रेस्ट ऑफ द ऑटो स्पेस पे? देखिए, अगर जैसे आपने ठीक बोला कि बैंक ऑफ जापान में अगर वो लोग जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है मारुति सुजुकी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में एटलीस्ट नियर टर्म में उसका एक स्पर्ट आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप उसका लॉन्गर टर्म में भी देखिए तो कंपनी के जो नए मॉडल्स हैं, हायर मार्जिन मॉडल्स जो हैं, जो उन्होंने नेक्सा एरिया से लॉन्च किया है, वो सारे ही मॉडल्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी ने वॉल्यूम्स में ग्रोथ ही देखी है जो इन सेगमेंट्स में। उसके अलावा जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है उसकी वजह से जो कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो मारुति पे हम लोग डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए पॉजिटिव हैं। ऑन द अदर हैंड जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा पिकी होना बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टीवीएस मोटर्स को स्कूटराइजेशन का जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू करना चाहिए, जिसकी वजह से कि उसमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा हीरो मोटरकॉप में भी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, गिवन द फैक्ट कि द कंपनी इज़ लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड बजाज ऑटो के जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो टाइमिंग है वो फेस्टिव सीजन के बाद आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो इस समय एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। तो विद इन द टू व्हीलर स्पेस आवर प्रेफरेंस वुड बी टीवीएस, देन हीरो मोटोकॉर्प एंड देन बजाज ऑटो। जी, लेकिन आयशर मोटर्स में अभी भी एक स्पाइक आया है और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है और कल भी यही बिहेवियर था आयशर मोटर्स का। आईसीआईसीआई बैंक को एक बार देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। एक क्वाइट स्टार्ट हुआ इस मेगा आईपीओ का कल, और अभी तक के जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स है उसके मुताबिक करीब 30% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन ग्रे मार्केट का एक्शन क्या कुछ बदला है? ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम था वो 20 रुपए के आसपास था। क्या इस प्रीमियम में इजाफा हुआ या फिर एक्टिविटी क्या हो रही है, ये जान लेते हैं। केतन मेरे सहयोगी मौजूद हैं, बताइए केतन। देखिए, ग्रे मार्केट ने आज भी वही बरकरार रखा है स्टैंड अपना जो कल था, मतलब कि प्रति शेयर प्रीमियम है वो 30 से 33 रुपया है, वो आज भी बरकरार है। इसका साफ मतलब है, जो ग्रे मार्केट के जानकार हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि अब तक के जो हम आंकड़े देखें तो ओवरऑल 26% सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन है वो 37% हो गया है। इसका साफ मतलब है कि आम निवेशकों को इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। और 2,52,000 अर्जियाँ आई है रिटेल इन्वेस्टर की। और जो ज़्यादातर आईपीओ होते हैं वो अंतिम दिन पर ही काफ़ी बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब होते हैं, और तब जाकर अभी हम कल तक इंतज़ार करेंगे और फिर पता चलेगा कि ग्रे मार्केट में ये जो 30 से 33 रुपया प्रति शेयर जो प्रीमियम बोल रहा है वो बरकरार रहता है कि ऊपर या थोड़ा नीचे जाता है। तो कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो अब तक का सिनेरियो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब तक का सिनेरियो पॉजिटिव है और 30 से 33 रुपए का प्रीमियम अभी चल रहा है ग्रे मार्केट में। आईसीआईसीआई बैंक हालांकि निचले स्तरों से ऊपर आया है और अब 272 पर ट्रेड कर रहा है। मिस्टर टंडन, आपकी अप्रोच क्या है इस आईपीओ को लेकर? डेफिनेटली मार्केट के लिहाज से भी इस आईपीओ को काफ़ी क्लोजली वॉच किया जा रहा है, क्योंकि एक नया सेक्टर ओपन होगा जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नोवेल्टी ऐड होगी। क्या आपकी राय है? इंश्योरेंस जो वैल्यूएशन है उसमें आपको कोई खास, आपको यहाँ से पैसे बनने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यूजुअली लिस्टिंग पॉप आता है तो लिस्टिंग में शायद आपको थोड़ी सी बढ़त मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी पेनिट्रेटेड क्षेत्र है। हालांकि अगर आप देखें तो नंबर के हिसाब से ये अंडर पेनिट्रेटेड लगता है, लेकिन अगर आप AUM देखेंगे
तो बैंक के बाद सबसे बड़ा पैसा लोगों ने जो डाला है फाइनेंशियल सेविंग्स में वो लाइफ इंश्योरेंस में ही डाला है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। ग्रोथ आएगी, वैल्यूएशन प्रीमियम पे रहेगा क्योंकि 2 ही कंपनियां रहेंगी इसको लिस्ट करने के बाद। तो शायद आपको यहाँ से भी कुछ पैसे बन जाए, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। चंदन, रियलिटी स्टॉक्स का क्या किया जाए? आज फिनो में रियलिटी स्टॉक्स पे ऊपरी स्वरूप पे साफ तौर पे पता लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग जोर शोर से देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, DLF, HDI, इन स्ट्रक्चर्स पे आपकी राय? में 2 दिन पहले यहाँ पे थोड़ा स्विंग आए थे, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे 7 से 8% ओपरेंटर्स गिरे हैं, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहे हैं। वहीं यहाँ पे SDL पे क्लियर एक नेगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो मल्टीपल सपोर्ट था 88.5 उसको तोड़ के उसके नीचे काम काज कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये काउंटर 80 रुपए तक जा सकता है। तो यदि किसी को नेगेटिव सेंस लेना है तो SDL में सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। DLF देखें यहाँ पे रिकवरी हुई थी बट होल्ड नहीं कर पाया, 150 to 50 का हाई बना के वापस रिटर्न हो रहा है। इसका नीचे में सपोर्ट 143 के आसपास है, वो तोड़ते हैं तभी एक नई मंजिल स्टार्ट होगी। तो एज ऑफ नाउ SDL का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। DLF और IBR स्टेट ये कंसोलिडेट होकर उसके बाद एक नया मुंह दिखाने को तैयार हो। जी, दिन के ऊपरी स्तरों पर एपटेक का शेयर अब आ चुका है, एक्सटेंडेड बाइंग स्टॉक में दिखी है, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है एपटेक का स्टॉक। इसके अलावा आप देखिए बजाज फिनसर्व को 31 रुपए का शेयर 4.5 से 5.5% गेंस लेकर ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही है। KEC इंटरनेशनल कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी जहां पर 4% ज़्यादा की बढ़त हम देख रहे हैं, और ये भी एक कमजोर मार्केट में, फिर कहें कि एक वीक मार्केट में दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट निताशा मिड कैप में एपटेक हुआ, डेल्टा कॉप हुआ, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं। बजाज फिनसर्व थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी का हो गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने अर्निंग्स के फ्रंट पर भी परफॉर्म किया है और वो परफॉर्मेंस शेयर प्राइसेस पर भी रिफ्लेक्ट हुई है। क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है इन मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी, और कुछ नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके क्या हैं? ये मिड कैप स्टॉक्स अगर आप पूरा ही मिड कैप स्पेस देखिए तो वैल्यूएशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रीमियम पे आ गए हैं एज कम्पेयर टू द लार्जर कैप कंपनीज। लेकिन तब भी उसमें पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ अवेलेबल हैं, पॉकेट्स ऑफ वैल्यू अवेलेबल हैं। पर्टिकुलरली अगर आप एग्री केमिकल स्पेस में देखिए तो जैसे कंपनीज हो गई, UPL हो गया, इन कंपनीज में इस समय भी वैल्यू देखने को मिल रही है। इसके अलावा मीडिया जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है एज अ स्पेस। जैसे मल्टीप्लेक्स स्पेस में आइनॉक्स लीजर है, कंपनी ने एक बेनिफिट देखा है कंसोलिडेशन हो रहा है सेक्टर में उसका। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से अपना प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन किया है, स्क्रीन एक्सपेंशन किया है, और कंटेंट भी काफ़ी हद तक अच्छा रहा है, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। ये हम लोग के टॉपिक्स रहेंगे इस सेक्टर्स में। इनफैक्ट IT स्टॉक्स आज ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन दिखेगी नहीं इस स्पेस में, और फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बिकवाली भी नहीं है IT स्टॉक्स में, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स में। लेकिन टंडन साहब, करा क्या जाए? IT स्टॉक्स की आपको लगता है बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आने वाले समय के लिए कुछ यहाँ से एप्रिसिएशन के चांस हैं, या फिर इस पूरी तिमाही इनको अवॉइड करना ठीक रहेगा? इनफैक्ट मिस्टर टंडन माफी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आएंगे आपके पास। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर एक मेहमान मौजूद है, मिस्टर श्रीकांत वडलामनी हमारे साथ हैं मूडीज से। दरअसल मूडीज ने कल इंडियन बैंक्स पर एक स्टेबल आउटलुक जारी किया है और कहा है कि जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ से और वर्सन नहीं होगी, इस तरह की उम्मीद है। मिस्टर वडलामनी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि जो स्टेबल और स्लाइटली मोर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आपकी ओर से आया हो इंडियन बैंक्स, उसके पीछे रैशनल क्या है? I think when we try to diagnose the problem, we think it's a question of recognition of existing problems rather than new problems coming up. So from a recognition perspective, we think Indian banks are at a stage where they have recognized most but not all of their problem assets. We still think the amount of problem loans is probably maybe 1.5% more than what they're currently reporting, but we are coming to closer to the end of the cycle. And that is the rationale for our स्टेबल आउटलुक। सर, फिलहाल कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रक्चर कैसा है बैंकों का, और क्या गोइंग फॉरवर्ड कितनी रकम की जरूरत होगी इंडियन बैंक्स को? So from a capital perspective, that remains a big question mark as far as the public sector banks are concerned. We estimate that they require the 11th rated public sector banks require around 1.2 trillion rupees, of which the government said they're going to infuse around 450 billion rupees, around 45,000 crores. So there remains a big gap, and there is a gap that is even recognized by the government themselves. So we don't know for now how this is going to be bridged. At the same time, what we want to highlight in this report, and I don't think that has got enough airtime,
is the sensitivity of the capital requirements to the loan growth. So if we extrapolate whatever has happened in the year ending March 16 in terms of loan growth and assume that the public sector banks will grow their loan book at only the low single digits for the next 2-3 years, then the capital requirements could actually be meaningfully lower than what we as well as the government is estimating. So that is potentially a way in which this capital shortfall can be bridged. मिस्टर वडलवानी, अभी आपने कहा कि जो आउटलुक है बैंकिंग सेक्टर का वो स्टेबल हुआ है, लेकिन सब इस कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन की आप बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस कैटेगरी में कौन आते हैं? क्या यहाँ पर सिचुएशन आपको बड़े PSU बैंक की बेहतर लग रही है, प्राइवेट बैंक्स की बेहतर लग रही है? क्योंकि इंडिया में हमेशा से थोड़ा सा एज प्राइवेट बैंक्स को मिला है एसेट क्वालिटी फ्रंट पर। तो ये जो डिफरेंशिएशन की आपने बात की कि सब बैंक इस कैटेगरी में नहीं आते, इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? So let me talk it out two fronts. One is the differentiation between the public and the private sector banks. The point we want to we are highlighting in this report is that for some private sector banks, we think the incremental asset quality risks at these banks are similar to, if not larger, than what it is for the public sector banks. And the reason is that some of these private sector banks have much higher concentration risk, have much higher exposure to some of the large troubled corporate groups. So while so far public sector banks' asset quality has turned out to be much poorer than the broader private sector banks, going forward, we think for some private sector banks, asset quality concerns will be quite acute. Having said that, where there will continue to remain a significant amount of differentiation is in terms of buffers. We think even those private sector banks which are going to see some asset quality stress, they have very strong buffers in the form of very high capital ratios as well as strong core profitability, and it's on capital that public sector banks lack. Within the public sector banks, we do see scope for differentiation. So, for example, we have got SBI with a standalone assessment of PA1, and we have got the weakest bank that we rate, which is IOB, at B3. So that's a 6-notch differential. So we do see scope for significant differentiation among the public sector banks, but the broad issues as far as asset quality and capital are concerned, we think they affect almost every public sector bank that we rate.